हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एई एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017 का पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। टाइम अलाउड था 1 आवर। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर इस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट यूज किया गया है और सैंड है सॉइल का सैंपल। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट फेलियर आर बोथ इक्वल टू 120 किलो। तो सिग्मा और टाउ दोनों की वैल्यू गिवन है 120 किलो न्यूटन। द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड। नाउ डायरेक्ट शियर टेस्ट किसके लिए होता है? शियर रेजिस्टेंस पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए, जो हम टाउ टाउ का पैरामीटर सी और फाई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इट इज मोस्टली एप्लीकेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल, दैट मीन्स फाई सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। और मोस्टली हम सीडी टेस्ट करते हैं, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करते हैं इससे। ठीक है। जो स्पेसिमेन का डायमेंशन होता है वो होता है 60x60 स्क्वायर शेप का, और थिकनेस होता है 25 mm। दीज ऑल आर इन mm। होता कैसा है, नीचे स्पेसिमेन का आधा पोर्शन और ऊपर के आधा पोर्शन। यहाँ पे हम नॉर्मल लोड ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं, ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल लोड, और यहाँ से हम अपर प्लेट पे शियर फोर्स अप्लाई करते हैं। बॉटम प्लेट फिक्स होता है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो फेलियर प्लेन बनता है, और हम देखते हैं कि कितने शियर स्ट्रेस पे फेलियर ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, अप टू फेलियर हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो ये एक स्ट्रेन कंट्रोल्ड स्पेसिमेन होता है, टेस्ट होता है, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का रेट फिक्स रखते हैं और स्ट्रेस को मेजर करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। दूसरी चीज कि जनरली जो डेंस सैंड होता है या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होता है, इन दोनों में हमें पीक भी मिलता है और अल्टीमेट अलग मिलता है। बट अगर लूज सैंड की बात करें या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की बात करें, तो उस केस में हमें पीक नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट स्ट्रेस देखने को मिलता है। पर दोनों ही केस में अल्टीमेट स्ट्रेस अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अगर सिग्मा भी सेम है और टाउ भी सेम है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो हमें फाइंड करना है फाई की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि सिग्मा, अगर हम वैसे बात करें तो हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू 10 फाई, जो कुलम्स लॉ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या क्या गिवन है कि सिग्मा और शियर स्ट्रेस दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें फाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन टाउ। ठीक है, और यहाँ पे हमें फाई फाइंड करना है, तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 120 अपन 120, तो ये 1 हो जाएगा। और 10 की कितनी वैल्यू 1 होती है, 1045, तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, दैट मीन्स 45 डिग्रीज। नेक्स्ट है, द इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्ले सैंपल वाज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए नॉट की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फेलियर स्ट्रेन कह रहे हैं एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है एट फेलियर 25%। और करेक्टेड एरिया पूछा है। तो अगर हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जनरली क्ले प्ले अप्लीकेबल होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग कंप्रेशन टेस्ट में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू 0 होती है और सिग्मा 1 यहाँ से सिर्फ हम अप्लाई करते हैं और फेलियर लोड नोट करते हैं। तो जो ये कंप्रेसिव फोर्स आता है जिसपे स्पेसिमेन एक्सियल डायरेक्शन में फेल होता है, उसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, एक तो लोड और एक डिफ्लेक्शन, ये दो मेजर करते हैं। और दोनों की वैल्यू से हम क्या फाइंड करते हैं, शियर स्ट्रेंथ। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ टाउ इज इक्वल टू सी के बराबर होता है, शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन। दिस इज व्हाट कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज। नाउ in this case what is given, we have to find the actual area. The actual area is nothing but initial area divided by 1 minus E naught। इसमें वैल्यू रखेंगे हम 15 अपॉन 1 माइनस 0.25, 15 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 0.75। फाइनल आंसर मिलेगा हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर अ गिवन लोड अ क्ले लेयर अटेन्स 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन 100 days।
तो 30% कंसोलिडेशन के लिए कितना है 100 डेज, और 60% कंसोलिडेशन के लिए कितना दिन चाहिए ये पूछा है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है इस तरह के क्वेश्चंस कि आप लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सिर्फ चेंज करके और टाइम का वेरिएशन पूछेगा। तो देखिए क्या तरीका है, सिंपली हम जानते हैं कि टीवी टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है π/4 डी यू स्क्वायर, अगर यू की वैल्यू 60% से कम है, और टीवी का फॉर्मूला क्या होता है CV इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन टाइम्स द टाइम डिवाइडेड बाई ड्रेनेज पाथ का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे, ये दोनों यू टीवी का ही फॉर्मूला है, और इसमें से हमें यू की वैल्यू के लिए देखना है। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी सबको आप अरेंज कर लीजिए। यू इज इक्वल टू क्या निकलेगा 4/π इंटू CV इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर का अंडर रूट। इससे हमें क्या मिलेगा, फाइनली जब हम u1 डिवाइड बाई u2 करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो अंडर रूट T1/T2। तो हमें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में u का वेरिएशन देखना है, तो हम सिर्फ इतना ही इक्वेशन बाहर निकालेंगे, बाकी सब कांस्टेंट है। तो u1/u2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। बाकी सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इसको चाहो तो आप स्क्वायर कर सकते हो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा u1/u2 का स्क्वायर। u1 की वैल्यू कितनी गिवन है, u1 की वैल्यू है 30/60 इज इक्वल टू 100/T2 का अंडर रूट। यहाँ सब T2 फाइंड कर लीजिए, T2 आ जाएगा यहाँ से 400। तो ये सिंपल है, इस तरीके ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इस फॉर्मूले से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। फॉर अ सैंडी सॉइल, सॉइल है सैंडी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू है 30 डिग्रीज, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 की वैल्यू है 50, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर स्ट्रेस सिग्मा 3। तो ट्राइक्सल टेस्ट का है ये। ट्राइक्सल टेस्ट के लिए हम जानते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू 1045 प्लस 5/2, ये होता है फॉर्मूला। अब ये सैंडी सॉइल है तो सी की वैल्यू तो नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो गया, सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन सिर्फ बचा, इसमें आपको सिग्मा 1 कितना है 50, तो 50 इज इक्वल टू सिग्मा 3 फाइंड करना है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 5 कितना है 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 15 प्लस 45 60, 10 60 होता है रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू कितना हो गया 3, तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 16.66। सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट। सैंड डिपॉजिट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 1.732। नाउ द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस फाई की वैल्यू 30 डिग्रीज, एवरेज स्लोप ऑफ द सैंड। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट स्लोप में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या फॉर्मूला होता है 10φ/10I। फाई क्या है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, आई क्या है एंगल ऑफ स्लोप, और इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे हमें 10I फाइंड, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब वैल्यू गिवन है, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 10φ/fs इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10φ तो 1030 1 बाई रूट 3, और एफ एस की वैल्यू है 1.732। तो इनकी वैल्यू को हम जब डिवाइड करेंगे 0.33 के आसपास आता है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी 10 इनवर्स 0.333, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो हम जानते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कंक्रीट के लिए 1.5 होती है और स्टील के लिए 1.15। ये हो गया स्टील के लिए और ये हो गया कंक्रीट के लिए, तो बी इज द राइट आंसर। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं डिजाइन के लिए बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है 1.5 फॉर कंक्रीट। दिस इज अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। क्रिप स्ट्रेंथ, क्रिप क्या होता है कि स्ट्रक्चर पे लोड की वैल्यू हमने इंक्रीज नहीं की है,
सस्टेन्ड लोड है, मतलब लोड इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट विद टाइम लोड इंक्रीजेस ड्यू टू दिस क्रिप. दिस इज व्हाट क्रिप इज. क्रिप होता क्यों है? क्योंकि जो भी पार्टिकल्स के अंदर वाटर होते हैं उनके द्वारा स्लिपेज की वजह से, ठीक है, पार्टिकल रीएडजस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन बिटवीन. सो दिस इज व्हाट द रीजन ऑफ टेम्परेचर क्रिप. और क्रिप जो है टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. वाटर कितना हमने अमाउंट मिक्स किया है मिक्सिंग के टाइम पे, उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है. दिस इज ओनली कॉज ड्यू टू द डेड लोड ओनली. ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और आपको ऑप्शंस याद कर जाने हैं. मैंने कॉन्सेप्ट ही समझा दिया कि क्रिप क्या होता है. तो क्रिप इज ऑलवेज कॉज ड्यू टू डेड लोड ओनली. देयर इज नो रोल फॉर लाइव लोड और एनी अदर लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड. Next is due to the shrinkage stress, simply supported beam having reinforcement only at the bottom tends to deflect. Simply supported beam है, reinforcement सिर्फ bottom पे है, तो कह रहा है कि इसकी shrinkage stress हो तो उसकी वजह से बीम किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा. तो श्रिंकेज की वजह से जो श्रिंक हो रहा है, तो श्रिंक की वजह से कहाँ, चूंकि यहाँ पे नीचे में है, सिर्फ नीचे में स्टील है, तो ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन. स्टील नीचे है और श्रिंकेज हो रहा है, तो श्रिंकेज की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. नेक्स्ट है इन ए स्फेरिकल डोम. स्फेरिकल डोम क्या है? एक आर्च का 3D व्यू. आर्च को अगर हम 3D बना दें तो ये चारों तरफ से स्फेरिकल डोम. कह रहा है कि कंसंट्रेटेड लोड एट द क्राउन, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर अगर यूडीएल लोड है, उन सभी केसों में मेरिडियनल फोर्स कितना होगा. मतलब ये मेरिडियनल फोर्स किसको बोलते हैं? जो मेरिडियन होते हैं अर्थ पे, वैसे ही सेम मेरिडियनल फोर्स कितना होगा. तो ये हमेशा आर्च की तरह बिहेव करता है, याद रखना. तो आर्च में क्या लगता है? मेरिडियन फोर्स हमेशा कंप्रेसिव, और कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू ही बॉटम में ट्रांसफर होता है. तो ये लोड कैसा है? कंप्रेसिव. नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर्स आर अरेंज्ड इन. प्री स्ट्रेसिंग वायर का क्या कंसेप्ट है कि ये कंक्रीट है. हम जानते हैं कि नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन होता है और ऊपर कंप्रेशन जोन. तो प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं? टेंशन जोन में पहले से स्टील डाल के उसको टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स उसमें एक्ट कराते हैं. तो टेंशन फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो कंक्रीट में कंप्रेशन इंड्यूस करता है, और वो कंप्रेशन इंड्यूस करता है इसलिए जितना टेंशन आने वाला है फ्यूचर में लोडिंग की वजह से, उतना हम कंप्रेशन उसको पहले से डाल के रखते हैं, ताकि फाइनली क्या हो, वो जीरो कंप्रेशन जीरो टेंशन में हो. एटलीस्ट कंप्रेशन में हो तो कोई बात नहीं, बट टेंशन में नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग वायर और प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम. प्री टेंशन या फिर पोस्ट टेंशन, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है. तो ये जनरली हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि टेंशन जोन नीचे होता है तो लोअर पार्ट में, और अगर कैंटिलीवर बीम है तो टेंशन जोन ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा कैंटिलीवर बीम के लिए केस. तो अनटिल इट इज नॉट स्पेसिफाइड आपको लोअर पार्ट ही सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ लेटरल टाई. लेटरल टाई क्या होता है? ये कॉलम है, कॉलम में ये मेन स्टील्स है, चारों कॉर्नर पे मान लेते हैं, ये मेन स्टील, और ये क्या है? लेटरल टाई. तो लेटरल टाई का काम क्या होता है कि कन्फाइन करके रखेगा मेन स्टील को, ताकि जब इस पे लोड आए मेन स्टील पे तो ये बकल ना हो और अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट ना हो. तो अवॉइड बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स. सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा स्टीरअप्स होते हैं बीम्स में, तो उसमें थर्मल स्ट्रेस के लिए भी होता है वो, और यहाँ भी थर्मल स्ट्रेस के लिए भी होता है, बट इसका मेन काम होता है कन्फाइन करके रखना मेन स्टील्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन टी बीम्स विल बी. तो एज पर IS 456 क्या कहता है कि अगर बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाए तो आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करनी है बीम में. जैसे कि ये बीम है तो बॉटम में तो हम बीम रेनफोर्समेंट लगाते ही है, लेकिन अगर ये डेप्थ 750 से ज़्यादा हो जाए तो आपको साइड फेस पे भी रेनफोर्समेंट लगानी है. और इस साइड रेनफोर्समेंट का एरिया कितने के बराबर होगा? AST विल बी इक्वल टू 0.1 टाइम्स ऑफ द वेव एरिया. ठीक है, तो इसको आप याद रखिए. द एरिया ऑफ दिस साइड फेस रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू 0.1% ऑफ द वेव एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर. नाउ डीप बीम्स अगेन इसके लिए क्लॉज है IS 456 में. डीप बीम भी बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दोनों के लिए ही डिजाइन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है और बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीप बीम्स सिर्फ शियर फोर्स के लिए या फिर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन होता है. ऐसा नहीं है, डीप बीम्स भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए डिजाइन होता है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. डीप बीम कब बोलते हैं? जब बीम की डेप्थ काफी बढ़ जाती है, 2 टाइम से ज्यादा हो जाती है विड्थ से, तो उसको हम बोलते हैं डीप बीम फॉर सिंपली सपोर्टेड, एंड 2.5 टाइम से ज्यादा फॉर कंटिन्यूअस बीम. नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द एज ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल बंकर ऑफ द साइड L ड्यू टू द लेटरल प्रेशर P. लेटरल प्रेशर P है पर यूनिट एरिया. तो ये एक फिक्स बीम की तरह डिजाइन होता है. अगर हम एज लोड की बात करें तो WL² 12,
और अगर हम सेंटर की बात करें W²/24, जैसे कि फिक्स बीम में होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनिमम क्लियर कवर टू द मेन स्टील बार्स इन केस ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। तो कॉलम के लिए तो कोड क्या कहता है, डायरेक्टली कहता है कि मिनिमम 40 mm कवर होना चाहिए इन एनी केस। फुटिंग के लिए मिनिमम क्या है 50 mm, बट अगर कोई पार्ट सॉइल के टच में है तो उसमें 75। तो ये दो से तो क्लियर हो गया, तो ये दो ऑप्शन निकल के आते हैं। अब रह गया बीम के लिए, तो बीम में हम जनरली 25 mm प्रोवाइड करते हैं और स्लैब में 15 mm प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ एन आरसीसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 बार्स एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। यहाँ पे क्या बोला है कि 10 बार्स और 10 mm स्पेसिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। आपको बार दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और उसका स्पेसिंग दिया हुआ है। बार को रिप्लेस करना है दूसरे डायमीटर से, तो स्पेसिंग में क्या चेंज आएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो फॉर्मूला है एसवी का, कोड का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 0.87 FY 0.87 FY इंटू ASV अपॉन B इंटू VUS। अब यहाँ पे हमें सिर्फ SV को रिलेट करना है किससे, D से। तो D किस में आता है, ASV में, एरिया ऑफ द बार। तो SV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्या होता है π/4D²। तो उसमें से सिर्फ हम D को यहाँ पे कॉमन रख लेंगे। तो स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम्स ऑफ द डायमीटर। सो S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। हो गया, बात खत्म। आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, स्पेसिंग 1, स्पेसिंग 2, डायमीटर 1, डायमीटर 2, इस केस में क्या गिवन है, देन द स्पेसिंग ऑफ, मतलब यहाँ पे स्पेसिंग 2 आपको अननोन है। तो क्या करना है, स्पेसिंग 1 कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन स्पेसिंग 2 अननोन, स्पेसिंग 2, डायमीटर 1 तो 10, डायमीटर 2 12 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, S2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आंसर मिलेगा 14.4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शैल नॉट बी लेस देन, तो एज पर IS 800 मिनिमम पिच कितना होना चाहिए 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट और रिवेट। ठीक है, मिनिमम तो 2.5 राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैक्सिमम के लिए दो क्लॉज है, एक है 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस is for tension member. For tension member, this should be the maximum value of pitch. Similarly, for compression member, 12T or 200 mm, whichever is less for compression member. This is the maximum value of pitch. अब pitch क्या होता है, मान लो ये हमने रिवेट लगाया है प्लेट में और लोड की डायरेक्शन ये है। तो लोड की डायरेक्शन में जो दो कंजिक्यूटिव रिवेट के बीच में जो स्पेसिंग होती है इसको बोलते हैं पिच। दिस इज व्हाट पिच इज। ठीक है, और इसके बीच में जो स्पेसिंग होती है इसको बोलते हैं गेज। ठीक है, दिस इज गेज। सो इस पिच की मिनिमम वैल्यू 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया और 16 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट और 200 mm, विच एवर इज लेस इज फॉर टेंशन मेंबर, 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस फॉर कंप्रेशन मेंबर। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछते हैं एज डिस्टेंस से। एज डिस्टेंस मतलब जो लास्ट रिवेट है वहां से लेके प्लेट के एंड तक की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको 1.7 टाइम्स ऑफ द DH एंड 1.5 टाइम्स ऑफ द DH याद रखना है। 1.7 टाइम्स कब लेते हैं, जब हैंड फ्लेम होता है, हैंड फ्लेम कट होता है, और 1.5 लेते हैं जब मशीन फ्लेम से कट किया जाता है मेंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील बीम, स्टील है ये, स्टील नहीं है, स्टील है, ये स्टील है। बीम सपोर्टिंग द लोड्स फ्रॉम फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम द वॉल। तो ये बात कर रहे हैं कॉर्नर पे जो चारों तरफ से होता है, वॉल के नीचे, वॉल के ऊपर, जो कि वॉल का भी लोड लेता है बीम और स्लैब का भी लोड लेता है थोड़ा बहुत। उसको हम क्या कहते हैं, स्पैरेंट्रल बीम। और स्ट्रेंजर बीम कहाँ पे यूज होता है, स्टेयर केस में, स्टेयर केस में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैनल और एंगल इन द कंप्रेशन कॉर्ड ऑफ द स्टील ट्रस गर्डर ब्रिज आर टर्न्ड आउटवर्ड। बाहर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं किसको इंक्रीज करने के लिए। दिस इज टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ जायरेशन, बिकॉज वी नो दैट स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ gyration r minimum. So if we will increase radius of gyration, this lambda will decrease. तो अगर हम r minimum की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उससे lambda की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर lambda की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसका मीनिंग है कि बकलिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, बकलिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ अ कंसंट्रेटेड लोड ऑन द फ्लेंज टू द वेव प्लेट ऑफ अ स्टील बीम इज। क्या पूछ रहा है कि अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो उसका लोड डिस्पर्सन का एंगल क्या है। तो एज पर IS 800 1984, अगर हम इस कोड की बात करें और क्लॉज नंबर अगर हम बात करें 6.7.2.4, 6.7.2.4 क्लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्पर्सन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होता है, इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो होता है 30 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ कितना होगा 60 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल या फिर 60 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल है, और 60 डिग्री विद वर्टिकल है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोड में लिखा हुआ है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, वो ऑप्शन में नहीं है। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा 60 डिग्री का, 90 माइनस 30। नेक्स्ट इज, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको IS 800 1984 के क्लॉज नंबर 6.7.3.1 को रेफर कीजिए आप लोग। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है A to Z कि स्टिफनर की रिक्वायरमेंट प्लेट गटर में या बीम में कब पड़ती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें चेक क्या करना है, D/TW की इफेक्टिव डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ द वेव की रेशियो को चेक करना है। इफ इट्स रेशियो इज लेस देन 85 एप्सिलॉन, then no stiffener is required, only wave plate flange plate is sufficient. Now if its ratio is between 85 to 200, then only vertical stiffener are required, or vertical immediate stiffener, rather immediate vertical stiffener are required. Now if its ratio is between 200 to 250, then one vertical plus वन हॉरिजॉन्टल। और कई बार ये पूछते हैं कि इस पहला हॉरिजॉन्टल का लोकेशन क्या होगा, तो 2/5 फ्रॉम टॉप, 2/5 ऑफ डेप्थ फ्रॉम टॉप फ्लेंज। ठीक है, अगर इसकी रेशियो D/TW की रेशियो 250 से लेके 400 के बीच में हो तो वर्टिकल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल की लोकेशन हमने अभी देखा 2/5 D फ्रॉम द टॉप, एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल का लोकेशन रहेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो याद रखिए इसकी लोकेशन भी पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, D/TW का रेशियो निकाल लेते हैं। डेप्थ कितना है 1000, तो 1000, और थिकनेस ऑफ द वेव की थिकनेस कितना है 6 mm, तो 6, तो ये हो जाएगा 166 के आसपास। ठीक है, 166 किस में लाई कर रहा है, 166 सेकेंड केस में लाई कर रहा है, मतलब इमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 20 मीटर ड्यू टू मूविंग UDL 4 kN/m स्पैनिंग ओवर 5 मीटर। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट पूछा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इस केस में हमें सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होता है, जब सेंटर पे लोड होता है सिंपली सपोर्टेड केस में। और यूडीएल केस में हम क्या जानते हैं कि यूडीएल स्पैन को उसी प्रपोर्शन में डिवाइड करे जिस प्रपोर्शन में स्पैन अपने आप को डिवाइड करता है। तो अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो स्पैन L/2 है, तो यहाँ पे यूडीएल भी L/2 होना चाहिए। तो L/2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और इसकी वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो 2.5 यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे। इसकी इंटेंसिटी है 4 kN/m। ठीक है, अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि टोटल लोड कितना है 4 × 5 20 से रिएक्शन जनरेट होगा 10 का। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या आएगा 10 × डिस्टेंस, तो 10 100 माइनस यूडीएल की वजह से, तो 4 × 2.5 × 2.5 डिवाइड बाई 2। इससे फाइनल वैल्यू मिलेगी क्या 87.5 kN/m, और कहाँ पे एट द मिड पॉइंट। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 2 hinge आर्च एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूस। तो अगर 2 hinge आर्च है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्योंकि साइड से तो हिंज है तो मूव तो कर नहीं सकता, तो उसकी वजह से क्या होगा थ्रस्ट इंक्रीज होता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज होता है, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज होने की वजह से एच की इंक्रीज होने की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्राउन पे इंक्रीज होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एंड क्राउन इज इक्वल टू -Hy. So if H horizontal thrust is increasing,
So bending moment at crown is increasing. So C option will be the correct. The maximum bending moment at the crown. So what it induce? Maximum bending moment at the crown. Since y is equal to h at the crown, y is equal to h at the crown, rise के बराबर होता है और h की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्राउन पे इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है अ सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूडियल लोड. टू हिंज पैराबोलिक आर्च है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, पैराबोलिक आर्च है और यूडियल लोड लगा हुआ है. कह रहे कि इंटायर स्पेन पे है, तो उसमें क्या क्या होता है. तो याद रखिए, अगर 2 इंच पैराबोलिक आर्च हो या 3 इंच पैराबोलिक आर्च हो, अगर यूडियल लोड लग रहा है और पैराबोलिक आर्च है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट ही होगा, ना कोई बेंडिंग मोमेंट होगा, ना कोई शियर फोर्स होगा. नॉर्मल थ्रस्ट ओनली. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो जीरो एंड शियर फोर्स इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो. राइट. सो सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल थ्रस्ट. और एच कितने के बराबर होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h के बराबर होगा. थ्रस्ट कितने के बराबर होगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h के बराबर. ठीक है, क्योंकि कई बार आपको न्यूमेरिकली पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो. डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जो हम रटते हैं उसी में नीचे आपको h लगा देना है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अ फिक्स बीम ऑफ स्पैन L. फिक्स बीम है जिसका स्पैन L है और उस पर एक पॉइंट लोड है सेंटर पे. इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडिल हाफ. देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है मोमेंट एरिया मेथड का, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्या कह रहा है कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर के मिडिल हाफ पोर्शन का सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2i कर दिया जाए, बाकी सिर्फ आई ही है, तो फिर एंड मोमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी. देखिए इसको तरीका सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप मोमेंट एरिया मेथड यूज कीजिए. सबसे पहले आप क्या कीजिए, एम ओवर ई आई डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. तो हम जानते हैं कि अगर एम डायग्राम ड्रॉ करेंगे मोमेंट डायग्राम तो बनेगा पी एल बाई 4 के बराबर, पी बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो पी एल बाई 4. ठीक है, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट. अब इसको एम ओवर ई आई डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो ई आई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई ई आई. तो ई से कोई बात नहीं, आई से भी कोई बात नहीं, पर आई 2i कहाँ है? सेंटर पोर्शन में. इतने पोर्शन में 2i है, तो इतने पोर्शन का मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ. तो यहां से रिड्यूस होकर यहां आ गया और बाकी शेप वैसे ही रहेगा. ठीक है, ये शेप ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ऐसे. तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके? पी एल बाई 8 के. पी एल बाई 8 के, क्योंकि हाफ से डिवाइड हो गया, तो पी एल बाई 8. तो अब डायग्राम कैसा बना फाइनली? फाइनली डायग्राम जो बना हमारा एम ओवर ई आई डायग्राम, वो कुछ इस तरह का बना. ठीक है, इस तरह का पी एल बाई 8. तो इसमें 3 ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल. 1 2 और 3. ये तो हो गया एम ओवर ई आई डायग्राम ड्यू टू लोडिंग. नाउ सेकेंड, एम ओवर ई आई डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट हम ड्रॉ करेंगे. तो वो कैसा होता है? सिंपली ऐसा होता है, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी. अब ये तो सिंपल है, बट हमें क्या कहना करना है, इसको एम ओवर ई आई डायग्राम में कन्वर्ट करना है. तो ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटर पोर्शन में हाफ हो जाएगा. तो जब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से एम ओवर ई आई डायग्राम ये हाफ हो गया. तो आपके पास अब दोनों ही कंडीशन में 3 एरिया मिल गए. रेक्टेंगल का एरिया 1, रेक्टेंगल का एरिया 2, रेक्टेंगल का एरिया 3. इसकी लेंथ है एल बाई 4, इसकी लेंथ है एल बाई 2, मिडिल हाफ बोला है, इसकी लेंथ है एल बाई 4. मोमेंट एरिया मेथड क्या कहता है कि आप फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? दोनों के एरिया को इक्वेट करके या फिर दोनों के एरिया के सीजी को इक्वेट करके बराबर में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें एम अननोन रहेगा और एम की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. तो क्या कीजिए, आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए इस ट्रायंगल का, a1 प्लस a2 प्लस a3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए m इंटू एल बाई 4 प्लस m इंटू एल बाई 2 प्लस m इंटू एल बाई 4. तो यहाँ पे 3 एरिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दोनों को इक्वेट कर दो. बाकी सब नॉन वैल्यू है, सिर्फ m इज द नॉन वैल्यू. तो इसको आपको यहाँ पे इक्वेट कर देना है. p और l को p और l ही लिखना है. बाकी जो आप सॉल्व करोगे इसको तो m इज इक्वल टू आएगा 5pl बाई 48. सिंस द लोडिंग इन सिमेट्रिक, दैट्स वाई कोई भी एडिशनल रिएक्शन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि लोडिंग सेंटर पे है, तो इसलिए हमें कोई एसेंट्रिसिटी यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. तो एम ए और एम बी बराबर ही होने वाले हैं और बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट नहीं है, इसलिए कोई भी बेंडिंग मोमेंट की वजह से रिएक्शन भी जनरेट नहीं होने वाला है. इसलिए डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हो इसको. तो फाइनल आंसर आएगा 5pl बाई 48.
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ और आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप लोग वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, पार्ट 2, जिसमें हम लोग पेपर 5 को कंप्लीट कर लेंगे। कल मैं अपलोड कर दूंगा पेपर 6 सिविल इंजीनियरिंग के जो सेकंड पेपर था उसका सॉल्यूशन, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और एग्जाम में अच्छे से स्कोर करके आए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।